नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी दुबे आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आज का जो वीडियो लेक्चर है वह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस में जाते हैं या फिर आपको कोई पैथोलॉजी समझनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू को जानना होगा। तो आज का जो लेक्चर है वह फिजियोलॉजिकल जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, उसके बारे में है। और जनरल जो आप प्रिस्क्रिप्शन में टेस्ट एडवाइस करते हैं उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या टॉपिक आज हमारा है, कॉमन लैब वैल्यू। कॉमन लैब वैल्यू क्या होता है? जो आप जनरली टेस्ट कराते हैं, जैसे सीबीसी वगैरह है, एलएफटी है, केएफटी है, लिपिड प्रोफाइल है। तो उन सारे रिपोर्ट्स की जो वैल्यू आती है, जब आप उसको देखते हैं इन जनरल वहाँ पे रेफरेंस वैल्यू लिखी रहती है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और उसका मीनिंग क्या होगा, उससे क्या फाइंडिंग करेंगे, उस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो टेस्ट होता है हम लोग को क्या पता है, वो कौन सा है? सीबीसी। सीबीसी मतलब क्या होता है? जो आपका कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो जो पर्पल कलर का टेस्ट ट्यूब होता है, जनरली उसमें इसको कलेक्ट किया जाता है। जो रिपोर्ट बन के आती है, अच्छा, जो पर्पल कलर का जो टेस्ट ट्यूब होता है वो क्या होता है, जनरली क्या होता है, ईडीटीए ट्यूब उसको बोलते हैं। तो ईडीटीए जो ट्यूब होता है, जो उससे कोटेड रहता है, तो उसमें इसका सैंपल लिया जाता है। और वो जब लैब में जाता है तो वहाँ से एक रिपोर्ट बन के आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और रूटीन टेस्ट का पार्ट है। तो हमें सबसे पहले इसमें जो जो फाइंडिंग आती है वो हमको देखना है। तो फाइंडिंग में आप देखिए क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका टोटल काउंट। टोटल काउंट जो होता है इन जनरल एक ह्यूमन में कितना होता है, जो एडल्ट है और वो क्या है, स्वस्थ है, तो क्या है उसकी लिमिट है 4000 से 11000 पर माइक्रो लीटर। पर माइक्रो लीटर 4000 से 11000 इसकी वैल्यू होती है कॉमन। लेकिन जब टेस्ट हम कराते हैं, अगर वो कोई बच्चा है, तो बच्चा है तो अगर 1 ईयर तक है अप टू, तो वहाँ 6000 टू 16000 माइक्रो लीटर तक हम उसको नॉर्मल मानते हैं। ठीक है। और एट बर्थ जो होता है उसमें 10000 से लेकर के 25000 पर माइक्रो लीटर जो है वो डब्ल्यू टोटल काउंट जो होता है वह हम लोग उसको नॉर्मल मानते हैं। तो टोटल काउंट का मतलब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है। तो डब्ल्यू में मान के चलिए 10,000 से 25,000 है, तो ये शुरुआती कंडीशन में आपको बढ़ा हुआ दिखता है। तो ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकली ये बढ़ा रहता है। तो इस वजह से इसमें बहुत फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसमें अगर फीवर वगैरह आ रहा है बच्चे को, तब आप इसके बारे में कुछ सोचेंगे, कोई एंटीबायोटिक वगैरह ऐड करेंगे। लेकिन अगर कोई फीवर वगैरह नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है उसमें उस तरह के, तो आप जो है इसको नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे। ये फिजियोलॉजिकली बढ़ा रहता है, धीरे धीरे डे बाई डे ये कम होता जाता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जनरली 12000 से 20000 के बीच में जो आपका टोटल काउंट है, तो वो नॉर्मल माना जाता है। अनलिस जो पेशेंट जो है आपका किसी प्रकार का डिजीज वाला सिम्टम शो ना कर रहा हो, जैसे फीवर ना आ रहा हो, जुकाम वगैरह हो, तो इस तरह के कोई चीज़ें हैं जिसमें बॉडी में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, मलेरिया वगैरह है, कोई इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे अगर ये वैल्यू क्या होगी, आप पैथोलॉजिकली उसको समझेंगे। जनरली अगर कोई सिम्टम नहीं है तो इस ये वैल्यू नॉर्मल होती है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये हो गया टोटल काउंट। और इसी के आधार पे अगर एडल्ट में है तो 4000 से 11000 के बीच में अगर है तो हम उसको नॉर्मल मानेंगे। अगर ये ऊपर चला गया, मतलब 11000 से ज़्यादा जा रहा है, तो हम इसको क्या मानते हैं, इन्फेक्शियस मानते हैं। तो उसके हिसाब से हम ड्रग ऑफ चॉइस में कोई एंटीबायोटिक वगैरह ऐड करेंगे, या मेडिसिन जो भी हम प्लान करेंगे इस रिपोर्ट के आधार पर करेंगे। तो याद रखिएगा टोटल काउंट कितना है, 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर। इनफैक्ट में 6000 से 16000 तक पर माइक्रोलीटर नॉर्मल माना जाता है। एट बर्थ पे 10000 से लेकर के 25000 तक नॉर्मल होता है। प्रेगनेंसी में 12000 से 20000 तक नॉर्मल होता है। ये क्या है, सब फिजियोलॉजिकल आपका जो है चेंजेज हैं, इस वजह से ऐसा दिखाई देता है। ठीक।
HB देखिए, HB किसका एब्रीविएशन है, हीमोग्लोबिन का। तो मेन में कितना होता है, 13 से 17 ग्राम पर DL, ये आपका मेन में रहता है। वुमेन्स में क्या होता है, थोड़ा कम होता है, 12 से 15 ग्राम पर DL फॉर फीमेल रहता है। ग्राम परसेंट भी लिखा जाता है, इसी को ग्राम परसेंट भी बोलते हैं, या ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये याद रखिएगा 13 से 17। RBC जो होते हैं क्या होते हैं, रेड ब्लड काउंट होता है। तो ये कितना होता है, 4.5 टू 6.5 10⁻12 पर लीटर। तो 4.5 से 6.5 तक ये रहता है। और फीमेल्स में थोड़ा कम रहेगा, तो कितना रहेगा, 3.8 से लेकर के 5.8 तक जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो नॉर्मल माना जाता है। इसी अनुसार उनका HB भी कम रहता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल टोटल काउंट, हीमोग्लोबिन और RBC। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आता है आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है, ये जितने भी अगर आप ब्लड लेकर के एक जगह उसको स्टेबल करेंगे तो सारे सेल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें RBC WBC ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बेसिकली RBC ही रहता है उसका मेन कंटेंट। तो वो क्या होता है, लगभग 40 से 50% मेन में रहता है। ठीक है, और 37 टू 47% जो रहता है वो फीमेल में होता है। इसको क्या बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, या दूसरा टर्म इसका क्या देते हैं, हीमेटोक्रीट। ठीक है, इसके बाद ये MCV, MCH, MCSC ये जो दिया हुआ है ये क्या है, आपका ब्लड इंडिसेस में आता है। तो ब्लड इंडिसेस में आपका पहला क्या है, MCV। MCV में क्या होता है, वो 80 टू 100 क्या रहता है, FL मतलब क्या होता है, फेमटोलीटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेमटोलीटर। तो MCV बताता क्या है, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ RBC इन ब्लड सैंपल। जो भी ब्लड सैंपल आपने लिया है उसमें एवरेज वॉल्यूम ऑफ RBC क्या है, वो MCV के द्वारा पता चलता है। इसका मतलब क्या होता है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। दूसरा क्या आता है, MCH क्या होता है, 0.4 टू 0.5 फेमटोलीटर होता है, या फिर 27 से 32 कितना होता है, पिकोग्राम होता है। तो इसमें इसको शो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये क्या बताता है, एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन RBC। तो RBC के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है ये बताता है। ठीक, इसी क्या किसी से मिलता जुलता एक और आता है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या बताता है, ये भी अमाउंट ऑफ HB ही बताता है, लेकिन क्या कितने में बताता है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ RBC। तो ये इसका एवरेज वैल्यू कितना है, 30 टू 35 ग्राम पर DL। ठीक, इसको या ग्राम पर डेसीलीटर में हम इसको शो करते हैं। तो ये क्या है, एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन RBC। तो ये तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया। एक वॉल्यूम बता रहा है, एक मीन बता रहा है हीमोग्लोबिन का कितना है, और एक पर यूनिट जो आपका ब्लड है उसमें बता रहा है कि हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक, ये क्लियर हुआ, ये RBC के बारे में हो गया, ये दोनों हीमोग्लोबिन के बारे में। नॉर्मल रेटिकुलोस काउंट क्या होते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है, 0.8 टू 1.5% तक होता है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कितना होती है, RDW याद रखिएगा 11 से 14 है, या फिर 11.5 से 14.5। अब ये आ गया WBC का आपका पार्ट आ गया। तो उसमें कैसे जब डिफाइन करेंगे, तो न्यूट्रोफिल हमें पता है सबसे ज़्यादा रहता है अप टू 75% तक, फिर लिम्फोसाइट होता है 20 टू 50%, इयोसिनोफिल जो होता है वो 1 टू 6% होता है, बेसोफिल 0.0 टू 1% होता है, और मोनोसाइट कितना है 2 टू 8% होता है। तो ये आपका ग्रेनुलोसाइट एग्रेनुलोसाइट दोनों मिला के आपका ये हो गया। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ESR क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इरिथ्रोसाइट विंट्रोप मेथड होता है, विंट्रोप ट्यूब होता है, एक वेस्टर्न गन ट्यूब होता है। दोनों मेथड से आप ESR निकालते हैं। तो 0 टू 9 mm पर आवर जो होता है मेन के लिए विंट्रोप में नॉर्मल है, और 0 टू 20 जो है MM पर आवर जो है फीमेल में क्या होता है, ये नॉर्मल होता है आपका। विंट्रोप ट्यूब से टेस्ट है। तो वेस्टर्न ग्रीन में अगर रहा तो 0 टू 15 हो जाता है
1 आवर आप छोड़ेंगे तो 0 to 15 mm वो क्या होता है, वो सेडिमेंट होता है, ठीक, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। और आपका 0 to 20 mm पर आवर फीमेल में रहता है। तो वेस्टर्न ग्रीन या विंट्रोप जो भी मेथड होगा, एवरेज याद करके रखिए कि 0 to 20 के बीच में रहता है, जिसमें 0 to 10 मेन में है और 0 to 20 फीमेल में, ठीक। ड्रॉप बताता है ऊपर से। यहाँ इससे क्या होता है, अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि व्याधि बीमारी बढ़ रही है, ठीक। अगर ये घट रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है। तो आपका ट्रीटमेंट प्लान जो है जज करने का एक तरीका क्या होता है, ESR। CRP देख लीजिए, CRP क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। ये 0 to 3 ग्राम पर DL होता है या फिर 0 to 3 mg पर लीटर। इसको आप याद रखिएगा। अगर ये ज़्यादा हुआ, ठीक है, अगर यह 3 से, जनरली तो 6 तक हम लोग इसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अगर 3 के ऊपर जा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बीमारी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं शरीर में कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन है, तो कोई पैथोलॉजी शरीर में रहती है, तो ये इस प्रकार से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0 to 3, एक मिनट, जो वैल्यू क्या रहेगी ये 0 to 3 mg पर लीटर, ठीक। और अगर आपका उसमें जाएगा तो क्या होगा, 0.3 mg पर DL, ठीक। ये mg हो जाएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलना है, LFT। LFT बहुत कॉमन टेस्ट है। LFT में देखिए क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक। इसको आप रेड टेस्ट ट्यूब जो आता है उसमें आप इसको कलेक्ट करते हैं, इसके लिए सैंपल। तो सबसे बड़ा टेस्ट क्या है इसमें, SGOT SGPT है। SGOT को दूसरा नाम हम क्या देते हैं ये भी याद रखिएगा, AST बोलते हैं। और SGPT को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ALT। तो AST जो होता है वह, इसका मतलब क्या होता है, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। क्या होता है, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, ठीक। ये क्या वैल्यू रहती है, 40 यूनिट से कम होना चाहिए पर ml, ठीक। तो ये याद रखिएगा, और यही वैल्यू लिखी रहती है इन जनरल। और SGPT अगर है तो इसको क्या बोलते हैं, एलेनिन ट्रांस एमिनेज, एलेनिन ट्रांस एमिनेज, एलेनिन ट्रांस एमिनेज। ये भी लेस देन 40, तो 40 से कम होना चाहिए दोनों। इससे अगर ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं आपका लीवर फंक्शन जो है वह हैम्पर हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट उसी में रहता है जिसमें हम देखते हैं बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन क्या होता है, 0.3 to 1.3 mg पर DL इतना होना चाहिए। ये फिर ये दो पार्ट, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। तो डायरेक्ट जो बिलीरुबिन रहता है उसको याद रखिए कितना होता है, 0.1 to 0.4 mg पर DL। सीरम टोटल प्रोटीन जो रहेगा वो क्या रहेगा, 6.7 to 8.6 ग्राम पर DL। सीरम एल्बुमिन क्या रहेगा, 3.5 to 5.5 ग्राम पर DL, ठीक। ये याद रखिएगा। इसके आगे फिर आता है आपका ALP, सीरम ALP। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जब LFT आप कराते हैं तो इससे कुछ चीज़ें आपको निकल के आता है। तो ये क्या है, अल्कलाइन फास्फेट है, वो बताता है। और एडल्ट में जो होता है वो 30 to 120 तक रहता है, और अगर चाइल्ड है तो लेस देन 350 रहना चाहिए। दूसरे तीसरा एक लास्ट टेस्ट है गामा ग्लूटामिल ट्रांस, ठीक। ये होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज। तो ये अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है, ये 40 के अंदर रहना चाहिए। अगर ये बढ़ा हुआ मिल रहा है आपको, तो ये इसका मतलब ये है कि आपका हेपेटाइटिस, सिरोसिस, पैंक्रेटिक कैंसर वगैरह, या फिर जो हैवी अल्कोहल यूज होता है तो उसमें ये आपको बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपका पेशेंट जो है अल्कोहल कहीं ना कहीं कंज्यूम करता है अधिक मात्रा में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये इसमें आपका ये कंप्लीट हो गया। LFT में जो आपको देखना है मेन तो SGOT SGPT देखिए, टोटल बिलिरुबिन देखिए, और एल्कलाइन फास्फेट देखिए, और GGT देखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं RFT में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीनल फंक्शन टेस्ट। क्या है ये, रीनल फंक्शन टेस्ट।
रीनल फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले देखिए यूरिया कितना होता है 20 to 40 mg पर डीएल। तो 40 mg पर डीएल से कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए हमेशा। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो 7 to 20 mg पर डीएल होना चाहिए। सीरम क्रिएटिनिन क्या है 0.6 to 1.3 तक, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यानी 1.1 हो या 1.2 हो, इसके ऊपर आपका सीरम क्रिएटिनिन नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके ऊपर गया तो कहीं ना कहीं आपकी किडनी फंक्शन गड़बड़ हो रही है। यूरिक एसिड देख लीजिए, बहुत कॉमन टेस्ट है, जॉइंट पेन वगैरह हो तो उसमें आप देखते हैं। तो इसमें क्या आता है, अगर गाउटी एथराइटिस वगैरह है तो उसको इसी से डायग्नोसिस बनती है। 3.1 to 7 mg पर डीएल मेल्स में रहता है, और 5.6 अपर लिमिट याद रखिएगा, 5.6 mg पर डीएल फीमेल में रहता है। इसके ऊपर होगा तो पेन होता है, वो याद रखिएगा, ठीक है। छोटे ज्वाइंट्स में पेन स्टार्ट होता है, टो में स्पेशली। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट इसके आगे अब आएंगे, तो उसमें क्या देखते हैं, क्या आता है आपका लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में क्या आता है टेस्ट, देखिए आप उसमें जो लिपिड प्रोफाइल है, सबसे पहले उसमें क्या आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसमें देखिए सबसे पहले कितना होना चाहिए, 150 to 200 mg%, ठीक। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसमें आप मतलब 200 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बॉर्डर लाइन पे है तो 200 से 239 या 240 mg पर डीएल है। अगर 240 के ऊपर है तो इसको हाई कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लीवर के लिए, अरे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है। ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू इसमें देखिए जब ब्रेक डाउन होगा तो कितना होना चाहिए, 50 से 160 mg पर डीएल, ये आपका ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए। एच क्या होता है, एच क्या है, हाई डेंसिटी लिपिड है। तो ये अप टू 670 जो है ये तो दिया हुआ है, लेकिन हमें कितना रखना है इसको, 60 के ऊपर हमेशा बना रहना चाहिए। ये जितना ज़्यादा होगा उतना हार्ट के लिए अच्छा होगा, गुड होता है, गुड साइन होता है। और ये जो है ज़्यादा होना चाहिए। और एल क्या होता है, वह कम होना चाहिए हमारा। तो ये 80 to 160 जो है आपका लो डेंसिटी लिपिड है। तो जितना कम रहे उतना अच्छा, एच जितना ज़्यादा उतना अच्छा। डिजायरेबल इसमें देख लीजिए क्या रहता है, ये 130 से कम होना चाहिए, क्या चीज़ आपका ये एल जो है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आगे ये एल के बारे में, ठीक है। तो एल जो है आपका कितना होना चाहिए, 80 to 160, डिजायरेबल 130 से कम होना चाहिए। अगर 160 तक है तो बॉर्डर लाइन है, और 160 से ज़्यादा है अगर, तो क्या है, ये हाई माना जाएगा, हाई कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट है, ठीक। तो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट अगर हाई आती है तो एक थायराइड उसके साथ कंजुगेटेड रहता है, थायराइड टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर थायराइड नॉर्मल है तो फिर आपको लीवर फंक्शन पे, खान पान पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। देन आता है आपका कोगुलेशन स्क्रीनिंग, यानी ब्लड क्लॉटिंग अगर करना है, ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट कराना है तो, या ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड ब्लीडिंग जो है वह क्या टाइमिंग है उसको चेक करना चाहिए। ये जनरली हम कहाँ कराते हैं, जहाँ पे बिफोर सर्जरी कराई जाती है, प्री स्क्रीनिंग है। तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम क्या रहता है, 2 to 7 मिनट है, और ये एम है, TIM, ठीक है। फिर नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना है, 4 to 9 मिनट है। और ये आपका प्रोथ्राम्बिन टाइम जो होता है वो 12 to 15 सेकेंड होना चाहिए। और जो APTT होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तो ये कितना होना चाहिए, 28 से 30 सेकेंड के आसपास का। और INR क्या होता है, INR हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड जो रेशियो है वह 1 होना चाहिए। तो जनरली जब भी हम कोई सीजर वगैरह, कोई ऑपरेशन वगैरह कराना है तो हम कोगुलेशन स्क्रीनिंग हमें ज़रूर कराना चाहिए। ये प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर में आता है, आपको उसके टेस्ट में ये होना चाहिए। तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, क्लॉटिंग टाइम भी 4 to 9 मिनट से ज़्यादा ना हो, और प्रोथ्राम्बिन टाइम याद रखिएगा 12 to 15 सेकेंड है, सॉरी। जो और बाकी एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम जो है वो याद रखिएगा, और INR 1 होना चाहिए। तो ये आपका बेसिक हो गया, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे आता है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। ये रूटीन टेस्ट के सारे पार्ट हैं, वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा जो टेस्ट है
प्रेजेंट टाइम में वो क्या है, HbA1c। क्या है, HbA1c। तो हीमोग्लोबिन A1c इसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन A1c। तो ये क्या होता है, ये जनरली आपका 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए। 6 तक ये नॉर्मल होता है, 6 के ऊपर होगा तो क्या होगा आपका, ये शुगर आपका बहुत पुराना है। तो ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन समझिए। ये क्या एसेस करता है, एसेस द एवरेज ब्लड शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर द लास्ट 2 to 3 मंथ। अगर HbA1c जो है आपका 10 है, 11 है, 6 के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि लास्ट समय में आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहा है, अनकंट्रोल रहा है। क्योंकि ये फास्टिंग और जो पीपी आप कराते हैं तो जनरली आप क्या करते हैं, 24 घंटे की मॉनिटरिंग हो पाती है। लेकिन लास्ट 6 मंथ या 3 मंथ या 2 मंथ का एवरेज देखना हो तो हमें HbA1c कराना होगा। क्या कराना होगा, हीमोग्लोबिन A1c। अच्छा, ये क्या है, इसके बारे में आपको पता है, ये फास्टिंग ब्लड शुगर है, ये 70 to 80 mg/dl होता है। डायबिटीज मिलाइटस कब बोलेंगे, जब 126 या 125 के ऊपर होगा। तो पोस्ट प्रेंडियल जो है आपका ब्लड शुगर है वो नॉर्मल कितना, लेस देन 140 होना चाहिए भोजन करने के बाद, और यह 200 के ऊपर जाएगा तो आप इसको ब्लड शुगर बोल सकते हैं, मतलब डायबिटीज मिलाइटस डायग्नोस होगी। और रैंडम ब्लड शुगर कितना होता है, वह डायबिटीज मिलाइटस में 200 से अगर ज़्यादा है तो आपका डायबिटीज मिलाइटस डायग्नोस होगा। तो याद रखिएगा नॉर्मल है। तो इसमें बताने का मतलब कि FBS आप जानते ही हैं, और RBS जनरली आप कराते भी हैं, PP भी कराते हैं। आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर कोई क्रोनिक पेशेंट है जिसका शुगर आपको लगता है कि बहुत दिनों से है, तो उसको हमेशा आप जो है HbA1c करा के देखिए कि आखिर कितने कितना कंट्रोल रहा है पिछले 4 महीने, 6 महीने या 2 महीने। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट में कुछ टेस्ट आते हैं, जनरली अदर टेस्ट में इनको आप समझिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सीरम में माइलेज है, ये 20 to 96 यूनिट होनी चाहिए पर लीटर, और लाइपेज है तो 160 तक होनी चाहिए। विटामिन B12 ये भी टेस्ट कराया जाता है, 140 to 980 Ng/लीटर, नैनोग्राम लीटर होना चाहिए। ठीक है, और रिमेटिक RF फैक्टर जिसको बोलते हैं, ये जनरली जॉइंट पेन वगैरह में कराया जाता है, लेस देन 30 होना चाहिए। ठीक है, और सीरम फेरिटीन है, ये 30 to 250 होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, मेल में, और फीमेल में 150 तक है। और सीरम प्रोलैक्टिन जो है वो 2 to 20 Ng है पर ml मेल्स में, और 2 to 30 जो है Ng जो है आपका कितना है इसमें, फीमेल्स में है। और प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होगा, ये 10 to 209 Ng/ml आता है, बढ़ा हुआ रहता है। LDH होता है, ये लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज होता है, ये भी आपका 460 तक होना चाहिए, 208 से 460 तक। तो ये अदर टेस्ट में आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 याद रखिएगा, RF फैक्टर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये माइलेज और लाइपेज भी जनरली याद रखिएगा, 20 to 96, और ये है 160 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये सब प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। तो ये भी आपका लीवर का फंक्शन बताने के लिए ठीक होती हैं। तो एल्बुमिन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देख लीजिए। एल्बुमिन जो होता है वह 3.5 से 5.5 ग्राम पर DL होना चाहिए। इन जनरल मोटा मोटा याद करना, 3 to 5 याद कर लीजिए। ये भी 2 to 4 के लगभग है, 2 to 3.5 ग्राम पर DL है। फाइब्रोनोजन कितना है, 0.2 to 0.4 ग्राम पर DL है। और AG रेशियो, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो जो है वह हमेशा आपका कितना होना चाहिए, 1.5 से लेकर के 3.1 तक, यानी कि 1.5 से 3 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ये लीवर फंक्शन भी आपका बता देता है इसी से। प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गया। अब देखिए, अब क्या है आपका, ये थायराइड फंक्शन टेस्ट है। क्या है ये, TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो T4 में क्या होगा, 5.4 to 11.3 माइक्रोग्राम पर DL, ये थायराइड का याद रखिएगा। T4 का T3 कितना होता है, 77 to 151 नैनोग्राम होता है। ये आपका थायराइड डिसऑर्डर के लिए चेक करते हैं हम, इसको याद रखिएगा। TSH जो है 0.4 से 5 म्यू यूनिट ml/ml होना चाहिए, याद रखिएगा। फिर आपका क्या आता है इसमें, फ्री
थायरॉक्सिन होता है, और फ्री T3 फ्री T4। तो फ्री T3 प्रेग्नेंट वुमेन में यही कराना चाहिए, आइडियल होता है। ये 1.4 टू 4.2 पिकोग्राम पर ml होता है, और जो FT4 होता है वो 0.9 से 2 नैनोग्राम तक रहता है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन कराएंगे तो सबसे पहले इसमें जो टेस्ट होता है उसमें आप क्या देखते हैं, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में पीएच इसका 5 to 9 होना चाहिए, यानी कि इन जनरल एल्कलाइन होना चाहिए, 7 के ऊपर होना चाहिए। 5 के तक है तो दिया है, नॉर्मल दिया है, लेकिन ये आप पे ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन एक्सट्रैक्शन जो होता है वह 24 घंटे में 150 मिलीग्राम पर डे, इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेड सेल यानी कि आरबीसी वगैरह है तो मतलब जनरली तो यूरिन का कंटेंट नहीं है, फिर भी एक दो हैं तो आप इग्नोर करिए, ज़्यादा हैं तो आपको उसके लिए और जांच करानी पड़ेगी। और माइक्रो एल्बुमिन है तो 0 to 30 मिलीग्राम है, और एपिथेलियल सेल है तो 1 से 2 हो सकते हैं। पस सेल भी 1 से 5 तक हो सकते हैं, 0 to 5 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। याद रखिएगा, ये रूटीन हो गया आपका। हाँ, कास्ट वगैरह भी इसमें रहता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कास्ट वगैरह का कुछ आ रहा है तो रूटीन एग्जामिनेशन में, तो उसमें देखिए अगर हाईलाइन कास्ट है तो ये क्या बताता है, कहीं कहीं डिहाइड्रेशन हो रहा है, स्टर्नस एक्सरसाइज हो रही है, ठीक। अगर ग्रेन्युलर कास्ट है तो ये क्रोनिक किडनी डिजीज बताता है, और एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से बताता है। आरबीसी के अगर आ रहा है, आरबीसी होना नहीं चाहिए, आरबीसी कास्ट अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ब्लड उसमें आ रहा है, तो क्या हो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है। और डब्ल्यूबीसी आ रहा है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है और इन्फेक्शन है। तो आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का ये दो याद रखिएगा। ये और ग्रेनुलर कास्ट है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका क्रोनिक किडनी डिजीज में ऐसा देखने को मिलता है, तो कास्ट वगैरह भी रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे कुछ टेस्ट हैं उसको देख लेते हैं रूटीन का। स्टूल एग्जामिनेशन, तो स्टूल यूरिन का हो गया, तो स्टूल एग्जामिनेशन में आप देख लीजिए, स्टूल में क्या होता है, एक कोप्रोपोरफायरिन टेस्ट होता है, इसको भी कराया जाता है। ये कितना होना चाहिए, 400 to 1000 mg पर डे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लेबोरेटरी टेस्ट होता है, किसके लिए, पोरफायरिया के लिए होता है। और ये पेशेंट के यूरिन में भी इसको चेक किया जा सकता है, और स्टूल में भी चेक किया जा सकता है। ठीक, अगर ये रहता है, अगर ये बढ़ा हुआ रहता है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पेन रहता है, चेस्ट में पेन रहता है, बैक में पेन रहता है, तो ये जांच है। ठीक, क्या क्या नाम है इसका, नाम है कोप्रो पोरफायरिन टेस्ट, पोरफायरिया डिजीज के लिए हम इसको देखते हैं। ठीक, फीकल फैट एक्सट्रैक्शन है, फीकल में फैट 6 ग्राम से कम ही होना चाहिए पर डे के हिसाब से। इससे अकल्ड ब्लड अगर है तो लेस देन 2 ml पर डे, इससे ज़्यादा ब्लड नहीं होना चाहिए। यूरोबिलिनोजन है तो ये 40 से 280 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। तो ये क्या है, यूरोबिलिनोजन क्या होता है, ये कलरलेस बाई प्रोडक्ट है। कलरलेस बाई प्रोडक्ट है, किसका बाई प्रोडक्ट है, बिलीरुबिन का। ठीक, बिलीरुबिन का है, जो कि अपना आज अगर ठीक है, नॉर्मल मात्रा में है तो क्या है, लीवर के हेल्थ को बताता है। और बिलीरुबिन कहाँ से आता है, बिलीरुबिन है क्या है, वो आरबीसी जब ब्रेकडाउन होता है तो बिलीरुबिन बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूटीन का टेस्ट का। और एक टेस्ट और इम्पॉर्टेंट जो कराया जाता है वो क्या हो सकता है, एबीजी टेस्ट, आपने सुना होगा। ये कौन सा टेस्ट है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस इसको बोलते हैं। जनरली आईसीयू लेवल पे पेशेंट रहता है तो वहाँ पे देखा जाता है, तो आपको जनरल याद होना चाहिए। क्या हो, याद होना चाहिए, बाइकार्बोनेट क्या होता है उसको याद रखिए, 21 से 29 रहता है, इसी को याद करके रखिएगा। हाइड्रोजन आयन जो है 37 to 45 है, ये एसआई यूनिट है, नॉन एसआई यूनिट है। और जो आपका PaCO2 है तो ये कितना होता है, ये 4.5 to 6 रहता है, किलो पास्कल में इसको देखते हैं। और PaO2 है जो है वो 12 से 15 रहता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है मोर देन 97 होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, ये एबीजी टेस्ट में हम इसको देखते हैं। और लास्ट में एक सीएसएफ का भी जांच होता है। सीएसएफ में आप देखिए, सीएसएफ में हम क्या जांच कराते हैं, जैसे अगर प्रेशर कितना है तो 90 to 180 mm आप H2O होना चाहिए। HG नहीं है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे यूनिट अलग है, हमेशा याद रखिएगा। अपीरियंस एंड कलर कैसा, क्लियर और कलरलेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहता है, सीएसएफ जो फ्लूइड होता है बिल्कुल क्लियर रहता है, कुछ भी उसके अंदर आरबीसी और बीसी नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ब्लड सेल काउंट जो है बहुत ही कम, यानी कि लेस देन 5, मतलब नहीं के बराबर है, होना ही नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो प्रॉब्लम है कहीं भी। ग्लूकोज अगर रहेगा तो 50 to 80 mg पर डी रहता है, नॉर्मल जो सेल का रहता है वही रहता है, ठीक है। और जो प्रोटीन रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, 15 से 60 mg तक होना चाहिए, ठीक है। और एक टेस्ट होता है ओलिगोक्लोनल बैंड। तो ओलिगोक्लोनल बैंड किस लिए होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोक्लोनल बैंडिंग टेस्ट। ये निगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इसका रीजन जानेंगे। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्रोटीन आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पे पहुँच रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में इन्फ्लेमेशन है उसको शो करता है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, सीएसएफ ओलिगोक्लोनल बैंड टेस्ट। ये आप देंगे तो सीएसएफ निकाला जाएगा, उसके बाद इसकी रिपोर्ट बनेगी। अगर ये पॉजिटिव आता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके, यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में दोनों में मिला करके कहीं ना कहीं व्याधि है, कोई रोग उत्पन्न हो रहा है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ तक हमारा ये जनरल लैब वैल्यू थी। अगर यदि आपको चैनल पे दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।